नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम 2030 के भारत में। 2030 के भारत में हम तीन मुद्दों पर बात करते हैं: गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। और इन मुद्दों पर हम लगातार अलग अलग चेहरों से बात करते हैं। और आज जो चेहरा हमारे साथ मौजूद है उनको आपने फिल्मों में या टीवी स्क्रीन पर काफी ज्यादा देखा होगा। दरअसल मैं बात कर रही हूँ आरिफ शहडोली जी की, जो कि कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं और आज वो हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। जी। तो बिल्कुल। सर, सबसे पहले मैं पहले सवाल और सबसे अहम सवाल की ओर बढ़ना चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि हम भुखमरी, गरीबी, शिक्षा, इन तीनों मुद्दों पर बात कर रहे हैं और भारत की बात कर रहे हैं, 2030 के भारत की। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके नजरिए में अगर हम गरीबी के पैमाने पर देखें तो 2030 में आप भारत को कहाँ और किस स्थिति में देखते हैं? देखिए, हम अपने देश को देखते हैं और हम्म। जो मैं अपना देखूं कि हम बचपन से अब तक का जो समय रहा है और अपने देश को जो हमने देखा है उसमें हमने विकास ही पाया है। जी। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं और ये भी संभावना है कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि जो पहले का दौर था, जैसे कि हम उस दौर के हैं जब 25 पैसे का एक समोसा मिला करता था और हम्म। 25 पैसे की जलेबी हम लोग खाया करते थे। हम्म। और आज जो है, जब अब से कुछ साल पहले एयरपोर्ट में हमने 30 रुपए का एक समोसा खाया था। हम्म। तो वो दौर, वहां से 25 पैसे से 30 रुपए तक जो है की यात्रा हमने देखी है। और जो हमारे देश का जो विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में भी। और आपका, अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, कृषि के क्षेत्र में देखें, तो हम्म। हर क्षेत्र में हमारा भारत आगे ही बढ़ा है, हम्म। जो मेरा मूल्यांकन है, जो मैंने देखा है। और निरंतर, क्योंकि नई नई तकनीक आती ही चली जाएगी और हम्म। सारी तकनीक, जितनी भी तकनीक आ रही है, उन तकनीक का एक ही लक्ष्य है, हमारा विकास, हर मनुष्य का विकास। तो 2030 तक हम भारत को नए रूप में जरूर देखेंगे, क्योंकि हम्म। हमारे समय में टेलीफोन था। आज जो है बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है। टू हाँ। जी 4G 5G, इस युग में हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल। तो विकास तो हो रहा है और ज्ञान का भी विकास हो रहा है। हम्म। आज बहुत सी चीजें आसान हो गई हैं, चैट ठीक है, जीपीटी जैसा कि आपने आ गई। बोला आरिफ चटोरी जी, जैसा कि आपने बोला कि टेक्निकली बहुत ही मजबूती आ रही है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है भारत देश। लेकिन वही बात सामने आ रही है कि टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती दिख रही है, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, लेकिन अगर हम नॉर्मल ट्रेन की बात करें तो उनकी स्थिति भी आप देख रहे होंगे। हालत बदतर अभी भी है, अभी भी वो लेवल पे नहीं पहुंच पाया है भारत की ट्रेन की जो स्थिति है, जो रेलवे, भारतीय रेलवे में जो और भी सुविधाएं हैं, उनके हालात और खराब होते दिख रहे हैं। बात हम 2030 की और गरीबी की अगर कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वही बेसिक जो है, बेसिक नीड्स ही जब पूरी नहीं हो रही है तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ के क्या करेगी? नहीं, जो आप रेलवे की बात कर रहे हैं कि तो इसमें मेरा मानना है कि अ, कलाकार के तौर पे, हम्म। जब पंचम वेद की रचना हुई थी, तो ये हुआ कि भाई एक जो वर्ग था जो मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं था, तो उसको हम्म। हम प्रशिक्षित करेंगे। हम्म। तो कला का उद्भव उस संदर्भ में हुआ था। तो बहुत सी हम्म। चीजें, जैसे आप ट्रेन के भी हालात की जो बात आप कर रहे हैं, भीड़, बढ़ती हुई भीड़, हम्म। और लोगों का पलायन, हम्म। तो उसमें क्या है कि आदमी जब सरलता की तरफ भागता है
तो भगदड़ सी मच जाती है। और अगर व्यवस्थित चलेगा तो उसमें परिवर्तन संभव है। तो मेरा ये मानना है, जैसे कि हम भी जब मुंबई गए तो बहुत से रूल जानते नहीं थे, जैसे कि बस के शीशे के सामने नहीं खड़ा होना है क्योंकि ड्राइवर उसमें देखता है कि पीछे क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अगर पार्क में आप घूम रहे हैं तो पार्क में आपको सीधे जाना है, मतलब ऐसे एंटी क्लॉक अपनी सर्किल में, ताकि किसी बुजुर्ग को दिक्कत ना हो। तो मानस बदलने की बहुत जरूरत है कि हम अगर अनुशासित होकर कार्यों को करेंगे तो व्यवस्थित रहेंगे। होता क्या है, घबराहट, हड़बड़ाहट में आदमी जो है भगदड़ सी मच जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आदमी में धैर्य होगा, जैसे कि पुराने समय के लोगों में धैर्य बहुत था, इसीलिए उनकी आयु भी बहुत थी। लेकिन आज धैर्य जब हम खोते जा रहे हैं तो हड़बड़ाहट, घबराहट में जो है दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। तो अभी जो, इसीलिए हमें जो है वो घबराहट वाली जो भीड़ दिखाई देती है, जो ऐसा लगता है कि ट्रेन अब छूट ही जाएगी, तो एक दूसरे को धक्का, भले ही जान चली जाए लेकिन वो जो है अब ट्रेन में चढ़ना ही है, आ ही गए हैं। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल अनुशासन से सर। चलेंगे तो व्यवस्थाएं बदलेंगी, आपकी इस मानस का बात बदलना से, बहुत जरूरी है। जी सर, आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अनुशासन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अनुशासन होगा, व्यवस्थाएं सही होंगी, तो सही दिशा में काम भी होगा। जो ट्रेन का उदाहरण यहाँ पर स्नेहा ने दिया, एकमात्र उदाहरण दिया है ट्रेन का। दरअसल स्नेहा का कहने का मतलब ये था कि एक तरफ जैसे कि आपने कहा देश काफी ज्यादा प्रगति कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो बेसिक चीजें हैं वो ही उनकी स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, अगर हम अनुशासन के साथ काम करेंगे तो जाहिर है कि व्यवस्थाएं गड़बड़ाएगी नहीं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ देश की गरीबी की, तो देश की गरीबी की अभी क्या स्थिति है? अगर हम बाहर निकल कर देखेंगे तो बाहर गलियों में, सड़कों पर हमें ऐसे गरीब बच्चे मिल जाएंगे दो दो वक्त की रोटी के लिए भी तरसते, मांग मांग कर खाना खाते हैं। और कई ऐसे गरीब लोग मिलेंगे, तो इनकी क्या स्थिति होगी 2030 तक? जिस तरह से जो लक्ष्य मिला है, क्या 2030 तक गरीबी खत्म हो पाएगी? ये जानना चाहते इसमें क्या है, देखिए, जो मैं भी मेरा भी मानना है, और मैं भी कभी कभी दो पंक्तियां मेरे दिमाग में हमेशा आती हैं। जिस दिन फुटपाथ के लोगों को घर मिल जाएगा, उसी दिन ये लोकतंत्र आ गया ये माना जाएगा। और जो आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, कि जो बच्चे जो है हम भी जब भी जाते हैं तो दुख लगता है कि वो कार को पोंछ रहे हैं या भीख मांग रहे हैं। और बिल्कुल जहाँ पर सरकारी कार्यालय हैं, जहाँ आला अधिकारी बैठते हैं, उसके नाक के नीचे भी ये सारे बच्चे देखने को मिल जाते हैं। बड़ा अफसोस होता है कि ये जिम्मेदारी जो है किसकी है, कौन है, इनको कौन देखेगा। क्योंकि शिक्षा का जो का भी वर्गीकरण इतना ज्यादा है, जैसे आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अपना स्टेट का बोर्ड, तो इतने मतलब उसमें भी इतना वर्गीकरण है। और जो बच्चे, जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं, इनको विद्यालय तक लेकर जाएगा कौन? और योजनाएं तो बिल्कुल बहुत चल रही हैं, लेकिन ये बच्चे, जिम्मेदारी किसकी है, ये अभी तक मुझे लगता है कि तय ही नहीं हो पाया। और हम देख के लोग निकल जाते हैं और इन बच्चों को संरक्षण नहीं देता। जैसे कि मदर टेरेसा जी ने जैसे बुजुर्गों को उनके लिए आश्रम बनाया, उनको रखा, उनकी देखभाल की, इसी तरह इन बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए। और तभी हमारा जो लोकतंत्र है तभी माना जाएगा, हाँ भाई इनको, क्योंकि ये वो संख्या घटने का नाम नहीं लेती। और बड़ा अफसोस होता है रेलवे में देखना, और वो बच्चे, वो आजकल के वो नशा वाला जो रहता है, वो ऐसे रुमाल में रख के सूंघते रहते हैं। और अ, दुख तो होता है। और हम चाहेंगे कि ये 2030 तक जो है ये इस समस्या का तो निराकरण हो, क्योंकि वो बुनियाद है बच्चे हमारे देश की, उन पर नजर तो डालनी ही चाहिए। बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि 2030 तक इस समस्या का निराकरण हो, तो इसी से एक और सवाल मेरे जहन में उठ रहा है कि आखिर 2030 तक, क्योंकि ये कम आबादी नहीं है, अगर हम गरीबी की बात करें तो गरीबी कम नहीं है। अगर कम होती तो उस पर काम करना बहुत आसान हो जाता। गरीबी ज्यादा है।
और काम इस पर कम हो रहा है। गरीबी बढ़ती जा रही है। कहा जाता है ना कि गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। अब गरीबी बहुत ज्यादा है। आपने कहा 2030 तक उम्मीद करते हैं कि इन सब समस्याओं का हल निकलेगा, लेकिन क्या इतना आसान आपको लग रहा है? क्योंकि जैसा कि सरकारें भी बदलती हुई दिखी, सबको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है। सरकार जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिली, अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकार को अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन उसका कुछ ऐसा काम दिखना चाहिए। कहीं भी ऐसा काम, आप अभी भी किसी भी शहर की, भारत देश की मैं बात करूं, कोई भी शहर, वो कोई भी शहर, अगर मैं कुछ बड़े शहर जो माने जाते हैं उनकी भी अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा तो वहीं पर मुझे गरीबी देखने को मिलती है। जो बड़े शहर हैं उनके कुछ एरियाज आपको ऐसे, जैसे मुंबई की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर जो स्लम एरिया है वो ज्यादा मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। जितने बड़े शहर उतने मुझे गरीब वहां ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आखिर बड़े शहर को कैसा प्रदर्शित किया जा रहा है? क्या उनको स्लम एरिया के तौर पे दिखाया जा रहा है? और आखिर जब आम आदमी के पास इतना अधिकार है कि हम सरकार चुन रहे हैं, तो आम आदमी, मुझे नहीं लगता उतना अलर्ट है कि सरकार को प्रेशर दे इस तरफ काम करने के लिए। वोट देने के बाद जो लोग हैं वो भूल जाते हैं कि क्या, किसको वोट दिया है और किस पर्पज से दिया है। मैं आपसे ये सवाल मेरा ये है कि आखिर जब हम वोटिंग करते हैं और उसके बाद जब हम भूल जाते हैं कि हमने क्यों वोट किया, आखिर डेवलपमेंट के लिए वोट, सरकार की जरूरत हमको क्यों पड़ी? किसी कोई लीड कर रहा है तो वो डेवलपमेंट करे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता दिख रहा है। यहाँ पर कोई भी सरकार को किसी पर सवाल उठाना भी मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, क्योंकि कोई काम करता नहीं दिख रहा है, तो हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं? या अगर मैं आपसे कहूँ तो अभी तक आपने ऐसा कोई क्या कार्य किया होगा, एक आध लोगों की मदद की होगी कि उनकी थोड़ी गरीबी हट गई हो, या कुछ बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो गई हो, कुछ ऐसे कदम आपके द्वारा उठाए गए हो ताकि लोग सुने और उनको थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिले और वो भी इस अभियान में आगे बढ़े? जो आपने बात कही, मैंने इस पे दो पंक्तियां लिखी थी। सारे देश को इनकी चिंता फिर भी गुमनाम रहे आरिफ, सबको सब सुख दे घूमे बन बंजारा चौराहे पर। हम्म। गरीबी हटाओ का नारा बहुत पुराना है। हम्म। बल ये रहता है, जो ये आवाज उठाते उठाते वो वही गरीब से अमीर हो जाता है, लेकिन वो चीज वही स्थिर है। और अभी हम्म। हमने ये फिल्म, जो पीछे एक पोस्टर लगा हुआ, गुठली लड्डू, राइट टू एजुकेशन पे ये फिल्म है। और हम्म। जो शिक्षा के अधिकार की बात करती है, तो हम्म। इसमें हमारे पिताजी भी कहा करते थे कि कोई किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता, उसके अंदर हम्म। अंदर अगर आग है तो हम्म वो आगे बढ़ सकता है। हम सब क्या है, माध्यम हो सकते हैं। जैसे कि अभी एक यहाँ एक संस्था है, परमार्थ समाज सेवी संस्थान, उसके साथ हम लोग जुड़े रहे 6 महीना। हम ओला फॉर बिहेवियर चेंज, उस पे हम लोगों ने हम्म। गांव में जन जागृति के लिए काम किया। तो वहां हम्म। जाके जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, या जो स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे हैं, उनको हम हम्म। लोग जाके गीत गा के जो है उनको जागृत करने की कोशिश करते थे। रुचिकर जी। एजुकेशन कैसे हो, उस पे हम्म। उनसे बात करते थे। और पूरी कोशिश करते थे कि वो विद्यालय की तरफ आए, क्योंकि शिक्षा ऐसा हम्म। अस्त्र है। अगर आप हम्म। जितने ज्यादा शिक्षित होंगे तो सारी समस्याएं उतनी बौनी होती चली जाएंगी। तो बिल्कुल। अगर आप, तो बच्चों को जो है शिक्षा के प्रति प्रेरित करने का हम लोगों ने काम किया। और अभी हम्म। अ, जल चौपाल जगह जगह लगा के, जो पानी का संकट है गांव गांव में, तो हम्म। उसके लिए, क्योंकि पानी के ऊपर ही परमार्थ समाज सेवी संस्था काम करती है, और हम हम्म। कलाकारों का जो दायित्व बनता है, वो हम लोग क्योंकि समाज सेवा और ये सब, ये ढिंडोरा पीट जी। के लोग बहुत से फोटो खिंचवाने के लिए करते हैं। हम्म। अ, वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो है हम्म। वास्तविकता और धरातल पे आके हम्म। बेहतर
क्या कर सकते हैं उस पे काम होना चाहिए। और हम लोग का प्रयास बिल्कुल। रहता है कि हमारे पास अगर कभी कोई ऐसा, जैसे कि बहुत से आर्टिस्ट जो है स्पॉट हम्म। बाय लेके चलते हैं, और जी। जैसे वो बच्चे बेचारे हाई स्कूल या इंटर इतना ही पढ़ पाते हैं। तो मैं अपना जी। जी। उदाहरण बताऊं कि एक बार हम एक फिल्म करने गए तो वहां पर एक लड़का था, तो वो हम्म। आ, हमारा जो छोटा भाई है वो लेके गया था। तो मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ तक पढ़े हो, तो बोला हाई स्कूल है। तो हम्म। हमने कहा कि भाई जो है आप जो है आगे पढ़ाई करिए, और ये सब जो है अब, क्योंकि वो हम तुरंत पानी चाहिए क्या सर, चाय चाहिए क्या हम्म। सर। हम्म। यार देखिए, गुलाम बनाना सबको अच्छा लगता है कि चार गुलाम मिल जाए और उनसे हम बिल्कुल। सेवा कराते रहें। लेकिन बिल्कुल। वो अच्छे लोग होते हैं कि जो प्रेरित करें कि भाई आप पढ़िए। हमें हम्म। हम जब तक हाथ हमारे सक्षम है, तो हम तो जहाँ कोई ऑफिस में भी किसी बच्चे को देख लेते हैं काम करते हुए, तो उससे प्रेरित करते हैं कि भाई पढ़े। बिल्कुल। एक एक थे तो वो अभी एलएलबी कर रहे हैं। हम्म। तो बोला सर आपकी प्रेरणा से ही हमने जो है वो आगे पढ़ाई की, क्योंकि बिल्कुल। बिल्कुल। उनके चलिए, बच्चे मतलब आज आप तक कहीं ना कहीं खाते हैं। किसी न किसी क्षेत्र में आप जरूर ऐसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिससे भारत की गरीबी का स्तर, या फिर शिक्षा की बात करें तो हम कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हम यहाँ पर बात करेंगे माइनॉरिटीज की भी, जैसे कि भारत देश में हमने देखा कि माइनॉरिटीज हैं, जैन्स हैं, सिख्स हैं, मुस्लिम्स हैं। तो यहाँ पर अगर इन कैटेगरी की बात करूं, उसमें से एक की मैं बात करना चाहूंगी, मुस्लिम कैटेगरी की। यहाँ पर मुस्लिम्स जो है वो ज्यादा गरीब पाए जा रहे हैं, शिक्षित कम पाए जा रहे हैं, गरीबी ज्यादा पाई जा रही है। ऐसा क्यों? आखिर शिक्षा का अधिकार तो मिला ही हुआ है, और जैसे हिंदू के बच्चे पढ़ते होंगे, सिक्स के बच्चे पढ़ते होंगे, वैसे वो उनको भी स्कूल मिले होंगे, सरकारी स्कूल मिले होंगे। लेकिन एजुकेशन के मामले में हम देखें तो शिक्षा उस पर्टिकुलर समुदाय में कम दिख रही है, गरीबी ज्यादा दिख रही है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? उसका पीछे का कारण है कि मान लीजिए उस समाज का व्यक्ति आगे बढ़ गया तो वो पीछे मुड़ के देखता नहीं। और हम्म। बच्चे क्या है, जैसे कि जो वहाँ आप जैसे कह रही हैं कि वहाँ गरीबी ज्यादा है, और वो जो है, तो उसका कारण क्या है कि बच्चे क्या है, जो माहौल देखते हैं उस माहौल में वो ढलते चले जाते हैं। अगर हम्म। एक बड़ी अच्छी व्हाट्सएप पे एक कहानी आई थी कि बोले माँ किताब पढ़ रही थी, तो बच्चा भी किताब पढ़ रहा था। तो दूसरे ने पूछा कि भाई आपका बच्चा मोबाइल नहीं देखता? बोले जब हम्म। मैं नहीं हम्म। देखती, वो नहीं देखता, वो किताब पढ़ रहा था, मैं भी ये भी एक किताब हम्म। पढ़ रहा है। उसी प्रकार घर का जो माहौल होता है, अगर माहौल अगर जैसा होगा वैसे व्यक्ति का डेवलपमेंट होगा। तो बिल्कुल। जैसे आप जहाँ जैसे बेचारे जो बच्चे मजदूर जो है ईंट भट्टे पे काम कर रहे हैं, वो ईंट से हम्म। सर को उठा के ले जा रहे हैं, तो बच्चा भी वैसी नकल करने लगता है। तो बिल्कुल। पता चलता वो भी हम्म। उसी प्रोसेस में बढ़ता चला जाता है। तो मान लीजिए जहाँ उदाहरण दे अपना, मैं क्योंकि अपना उदाहरण देते हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा गांव, मेरे पिताजी हम्म। किसान थे। अब मेरे पिताजी हम्म। किसान थे, उनके पास 20 भैंस थी। अब वो हाई स्कूल के उसके बाद वो लेकिन वहां से शहर आ गए। शहर हम्म। फिर जेई जेई से रिटायर्ड हुए यहाँ पर। तो हम्म। अगर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे पिताजी अगर वहीं रहते, वो भैंस चरा रहे होते तो हम भी इस समय भैंस चरा रहे होता। माने काम कोई हम्म। बुरा नहीं होता, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने सोचा नहीं हम एजुकेशन के क्षेत्र में जाएंगे। तो आज जो है हमारे सारे भाई बहन, कोई एमफिल है, कोई एमए है, कोई एक हमसे छोटे प्रधानाध्यापक है, हमारे भांजे एमबीबीएस है, इंजीनियर है। तो वो क्या है, बिल्कुल। माहौल मिला तो माहौल में वो ढल गए। तो जो बच्चे जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, चाहे किसी जात धर्म या समुदाय जी। में हो, अगर उनको माहौल जैसा मिलेगा वह वैसे हम्म। ही ढलते चले जाएंगे। अगर उन्हें पत्थर मारने का माहौल मिलेगा तो पत्थर मारेंगे, अगर उन्हें कलम बिल्कुल। पकड़ने का माहौल मिलेगा तो कलम पकड़ेंगे। तो ये सारा कुछ संगत से रंगत बदलती है, इसलिए बिल्कुल संगत का बिल्कुल अच्छा सही कहा होना सर आपने। जरूरी है। तो बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं,
और इस बार तो आपको पता ही होगा कि आईएएस वगैरह भी बहुत सारे बच्चे बने हैं, तो पढ़ाई का स्तर बढ़ तो रहा है बिल्कुल, हर यानी कुल क्षेत्र मिला में। के देखें तो ये सिद्ध है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। इस चीज ये बिल्कुल सिद्ध है कि संगति की वजह से बहुत सी चीजें बदलती हुई दिखती हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर जब उस समुदाय में ऐसी प्रवृत्ति अगर बन गई है कि एजुकेशन आगे नहीं बढ़नी चाहिए या हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, तो कुछ ऐसा देश में, क्योंकि देश के नागरिक हैं, सभी देश के नागरिक, और उनके उत्थान के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है उनके लिए, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट की तरफ से, या कुछ भी ऐसा इनिशिएटिव लिया जा सकता है ताकि उनमें ये जागरूकता बढ़े कि पढ़ाई करने से हमारा जो स्तर है, लेवल है, वो बढ़ता दिखेगा, और कहीं ना कहीं जब वो आगे बढ़ेंगे तो गरीबी में भी जो है वो कमी देखने को मिलेगी। जी दामिनी। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, स्नेहा ने भी बहुत सही कहा कि कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, और इनिशिएटिव लेंगे तभी परिवर्तन दिखाई देगा। जब उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे तभी बदलाव नजर आएगा। आरिफ शाडोली जी, आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह का वातावरण मिल रहा है और वातावरण की वजह से कहीं ना कहीं वो जो आंकड़े हैं या फिर वो जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं पीछे, तो आखिर वातावरण बदलने की जरूरत है और उस बदलाव के लिए क्या कदम उठाए जाना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बदलाव के लिए पहला कदम तो यही उठाना चाहिए कि अच्छे लोगों को उनके बीच जाना चाहिए। भाई पहले से कुछ बस्तियां इतनी बदनाम कर दी जाती हैं कि वहाँ कोई जाता ही नहीं अच्छा व्यक्ति। वह बोले वो तो वहां मत जाना, वहां तो क्राइम होता है, वहां जाना तो वहाँ ऐसे लोग रहते हैं, वैसे लोग रहते हैं। इस तरह के रिमर्स उड़ा दिए जाते हैं कि आदमी डर के मारे नहीं जाता उस बस्ती में। और जब अच्छे लोग जाएंगे तो तभी बदलाव आएगा ना। अगर आप विकास का क्रम देखें तो जो समुद्री क्षेत्र थे सबसे ज्यादा डेवलप हुए, क्योंकि वहाँ क्या है, बाहरी लोगों का आवागमन हुआ। जब बाहरी लोग आए तो नई चीजें लेकर आए, ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। जब ज्ञान का आदान प्रदान हुआ तो वहाँ का विकास हुआ। जब हम उस तरफ जाएंगे नहीं जहां पर इस ऐसे हालात हैं, तो वहां का बदलाव कैसे होगा। तो इसलिए अच्छे लोगों को जो समाज सेवा के क्षेत्र में वाकई काम करते हैं और वो चाहते हैं कि बदलाव हो, तो उन्हें वहां पर जाना चाहिए। जैसे बिल्कुल कि बिल्कुल अभी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छे लोगों को वहां पर जाना चाहिए। तो मैं आपकी इसी बात पर आपसे एक जवाब और चाहती हूँ कि आपके द्वारा कितनी बार ऐसी जगहों पर जाया गया है, आप कितनी बार ऐसी जगहों पर गए, ऐसे लोगों में कितनी बार आपके द्वारा बदलाव लाने के लिए कोई कदम उठाए गए, ये जानना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, हम लोग तो कलाकार हैं, तो हम लोग तो जाते ही रहते हैं अब, और उसी से रिलेटेड लघु फिल्में भी की हैं हमने। जैसे हमारी एक फिल्म है कबाड़ी, और जो एक स्लम की बच्ची जो है हमारी ही दुई किताबों को पढ़ के एमबीबीएस डॉक्टर बनती है। और हम लोग उन फिल्मों को दिखाते भी हैं, बताते भी हैं, और पूरी कोशिश रहती है उनके बीच जाएं। हमारा तो ये रहता है कलाकार कथनी करनी से एक होकर काम करे तो उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ, हम बंगले नहीं बनाते, हम बड़े बड़े महल नहीं बनाते, हम मॉडल बनाते हैं। और मतलब व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, और वो कौन सा व्यक्तित्व कब हमसे प्रभावित हो जाए हमें भी नहीं पता। हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग उन्हें जागृत करें। हो सकता है उनमें उनके बीच का कोई बच्चा आगे बढ़ जाए, तो हम लोग का यही प्रयास रहता है कि, और बाद में जब कोई मिलता है और बताता है कि फला समाचार पढ़ा था और इससे हम आगे बढ़े, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे कई उदाहरण है हमारे साथ। एक इंडिया टुडे में हमारा समाचार निकला था, तो एक बहुत दूर का एक एक हमारा जूनियर है, वो मिला, बोले सर हमने तो वो समाचार पढ़ा था, तब जाके जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हैं भारतीय नाट्य अकादमी, उसका हमें पता चला। तो जैसे आपका ये इंटरव्यू आप ले रही हैं, वो हो सकता है कोई सुने और इससे प्रभावित हो जाए। बिल्कुल तो हम बिल्कुल सब सर। क्या प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास जी किसका व्यक्तित्व बदलेगा ये हम आपको भी नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, अभी आपने बात करी कि आप बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह परिवर्तन होता है, इस इंटरव्यू के माध्यम से भी हो सकता है परिवर्तन देखने को मिले। लेकिन अगर अभी मैं पूछूं कि 2030 में अभी आप कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, तो क्या आप कदम उठाएंगे इसमें? 2030 का भारत हमारी एक बहुत बड़ी पहल है। इसमें हम मुख्यतः, जैसे पहले भी दामिनी ने बताया, कि हम तीन चीजों पे बेसिकली, हम हमारा ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस पे हम काम कर रहे हैं।
गरीबी, शिक्षा और भुखमरी। तो इसमें आपकी तरफ से हमको क्या ऐसा इनिशिएटिव देखने को मिलेगा? क्योंकि अंत में 2030 में हम बिल्कुल इसका कंक्लूजन निकालेंगे और इसमें देखेंगे कि आखिर कहाँ तक अभी स्तर पहुंचा है गरीबी का, शिक्षा का, भुखमरी का। तो मैं आपकी तरफ से क्या देख पाऊंगी कि आप 2030 में आपने कुछ किया? देखिए, मेरा मानना है एक ही काम, शिक्षा अगर होगी व्यक्ति के पास तो ना उसके पास गरीबी होगी ना भुखमरी होगी। इसलिए शिक्षा का स्तर उठना बहुत जरूरी है। और मेरा बिल्कुल। प्रयास है, मैं जैसे छोटे छोटे गीत भी मैंने रिकॉर्ड किए हैं। हम्म और मेरा पूरा फोकस रहता है कहीं भी जाऊं और यही कहता हूं कि शिक्षा बहुत जरूरी है। और पढ़ो 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 और आगे बढ़ो, क्योंकि यही बिल्कुल। हमारे पिताजी का तो भी शिक्षा कहना के था कि क्षेत्र में खूब आप कुछ पढ़ो। करेंगे 2030 तक? मैं आपसे उम्मीद ऐसी करूं। नहीं नहीं, हम तो करेंगे, क्या कर ही रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारे हमारे हम कलाकारों को जैसे जैसे चीजें प्राप्त होती जाती हैं वैसे वैसे हम लोग निरंतर नए विषयों पे काम करते रहते हैं। और कोई भी समाज सेवी संस्था आ, कभी भी याद करती है, हम लोग जाते हैं उनके साथ। इसीलिए जाते हैं कि बिल्कुल। हो सकता है देखिए, कुछ आप सोच रहे बदलाव हो। होंगे कि आप तो एक कलाकार है, मैं आपसे क्यों बार बार ये सवाल कर रही हूँ कि आप क्या करेंगे। लेकिन देश का एक नागरिक होने के नाते अगर हमारा देश कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है तो उसमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इसलिए मेरा यही सवाल बार बार है कि 2030 तक भारत की हालत सुधारने की दिशा में हम जब बढ़ रहे हैं तो उसमें मैं आपकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन देख सकती हूँ? नहीं, हमारा तो शिक्षा के क्षेत्र में ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। हम लोग क्योंकि विजुअल्स माध्यम के लोग हैं तो हम लोग फिल्म बना के जन जागृति के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के हम्म माध्यम से, नाटक के माध्यम से जहां तक हो सकेगा लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो शिक्षित बने और आगे बढ़े। और मेरा यहाँ तक मानना है कि देखिए, हमारा देश जो है, हम्म मैं पहले भी कहा था, शुरुआत में भी कहा था कि आगे ही बढ़ रहा है और हम्म आगे ही बढ़ेगा और बढ़ता ही चला जाएगा। और उसके साथ हम भी आगे बढ़ते ही चले जाएंगे और ये क्रम हम्म चलता ही रहेगा। हमारी हम्म सोच क्या है, उसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जब तक मानस नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बिल्कुल बदलेगा। तो इसलिए दिमाग का बदलना बहुत जरूरी है। जैसे चाहे बिल्कुल। आपने जैसे शुरुआत में वोट की बात की थी, तो हमारा हम्म जो है लोकतंत्र का पर्व चल ही रहा है जिसमें वोट देने का हमको अधिकार है। संविधान बिल्कुल। क्या है उसको जानने का, हमारे क्या क्या अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं। अगर हम हम्म अधिकारों को जानते हैं तभी हम अधिकार ले सकते हैं। अगर हम अधिकार नहीं जानते तो हम कोई अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। तो बिल्कुल अधिकारों के प्रति सचेत 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 करना हम लोग का दायित्व है। और हम लोग जिस माध्यम है उस माध्यम से हम लोग निरंतर करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर, आपकी बात 2030 से तक मैं कोशिश सहमत हूँ। करेंगे कि हम्म आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सचेत करना होगा, अवेयरनेस लानी होगी। लेकिन कई, जैसे आपने शिक्षा की बात की कि शिक्षा के क्षेत्र में ही आप लोगों को प्रेरित करेंगे। कई बच्चे ऐसे होंगे जो खुद से चाहते होंगे पढ़ना, लेकिन सिर्फ मजबूरी में पढ़ नहीं पाते होंगे, क्योंकि ये चीज तो आप भी मानते हैं कि आज हिंदुस्तान में बिना पैसे के कुछ भी मुमकिन नहीं है। मानते हैं आप ये चीज? नहीं नहीं, एक हमारे अभिनेता हैं नाना पाटेकर जी। हम्म ये, पैसा साधन है, साधना हम्म नहीं। तो वो साधन जो है, अगर हम जैसे आगे बढ़ने की सोचते हैं हम्म तो बहुत से अच्छे लोग, जैसे हम मान लीजिए 10 लोगों से हम मिले, 9 9 हो सकते हैं नकारात्मक हो, हम्म लेकिन एक व्यक्ति तो सकारात्मक हो सकता है। मैं हम्म अपना उदाहरण बताता हूँ, दूसरे का क्या कहूँ। जैसे हम लोग को बाहर जाना पड़ता था, तो जैसे आप बात करें, पैसे की बात करें, हम्म तो बहुत से ऐसे हमारे ही सीनियर थे जो हम लोग को दिल्ली लेके गए अपने पैसों से। जहाँ हम श्याम बेनेगल साहब से मुलाकात हुई पहली, हम्म जोरा सहगल साहब, मतलब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात हुई, भीष्म साहनी।
तो उन्होंने ये नहीं देखा। तो बहुत से लोग जो है मदद के लिए तत्पर रहते हैं, और बिल्कुल अगर लगता है कि हाँ व्यक्ति नीडी है तो बिल्कुल मदद करते हैं। एक बार की आपको उदाहरण बताऊं, मैं जा रहा था, सफर कर रहा था, तो कानपुर की बात है, एक आए, बोले हमको लूट लिया किसी ने और जहर दे दिया और हम बेहोश हो गए। तो हमने कहा कहाँ के रहने वाले हो? बोले कलकत्ता के। तो हमने कहा ये लीजिए पैसा, टिकट कटा लाइए। तो वो टिकट कटा के ले आए, फिर हमने कुछ खाने को पैसा दिया। फिर बोले एक बोले आप इनको जानते हैं? हमने कहा बिल्कुल नहीं जानते। बोले तो फिर आपने पैसे क्यों दिए? हमने कहा वो भरोसा मर रहा है, भरोसा जीवित रहे। और हर व्यक्ति को हम अगर इस नजर से देखेंगे, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो झूठ बोल रहा होगा। अरे एक्चुअल में नजरिया, जैसे मैं हूँ, मैं चोर हूँ तो मुझे सारी दुनिया चोर दिखाई देगी। बिल्कुल फिर मैं व्हाट्सएप, क्योंकि आजकल गुरु हो गया है, तो व्हाट्सएप, गूगल, ये सब गुरु है। तो व्हाट्सएप पे ही कहानी आई थी, दुर्योधन को बोले कि भाई आप जाइए, अच्छा आदमी खोज के लाइए, तो उसे कोई अच्छा नहीं मिला। युधिष्ठिर को बोले जाओ कोई बुरा आदमी खोज लाओ, उसे कोई बुरा नहीं मिला। तो हमारा नजरिया है, तो भरोसा बिल्कुल जो बिल्कुल है बिल्कुल आपने सही ये कहा सर हमारी, कि कहीं ना कहीं नजरिया जो है वो एक बहुत हाँ, महत्वपूर्ण हमारी भूमिका मदद, निभाता है इन सब चीजों में। और जैसे कि आपने कहा कि मदद की जरूरत है, और सच में मदद की जरूरत है, क्योंकि 2030 का भारत किसी एक इंसान का भारत नहीं है, किसी एक सरकार का भारत नहीं है, हम सबका भारत है। इसमें आपको, हमको, सबको मिलकर कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, और तभी उन लक्ष्यों तक भारत पहुंच पाएगा। उन लक्ष्यों को, जो गरीबी, भूखमरी और शिक्षा के लक्ष्य भारत के पास है, उन लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा। तो इसमें हम सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, ऐसे लोगों की मदद भी करनी पड़ेगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपके द्वारा, जैसे आपने कहा कि हालांकि आपके द्वारा लगातार लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, आगे भी उम्मीद करती हूँ कि 2030 तक आप इस क्षेत्र में और ज्यादा कंट्रीब्यूशन करें। और जैसा आपने कहा कि आप लोगों की मदद करते हैं, आगे भी आप ऐसी मदद करते रहे निरंतर, और हमारे साथ 2030 तक इस नहीं, प्रोजेक्ट में हम जुड़े तो रहे, एक उम्मीद है आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने नहीं, के मैं लिए एक और इस चीज और मुद्दे पर कहना बात चाहूंगा करने के लिए। जी जी कि बिल्कुल बोलिए। विवेकानंद जी का एक सिद्धांत हमें, हमने, हम लोग एनएसएस में थे, तो नॉट यू बट मी, मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए कर रहा हूँ। तो उससे तात्पर्य ये था कि जब हम बढ़ते हैं तो पीछे का जो हमारे साथ के लोग हैं वो अपने आप तरक्की करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल एक ने कहा भाई उसने हमसे पैसे ले लिए, उसने पैसे ले लिए, उसने पैसे ले लिए। तो बोले जब आपके पास था तभी तो दिए, बिल्कुल ना होता तो सही कहाँ बात। से देते? तो मान लीजिए कोई बच्चा आया, बोला हमें पढ़ना है, अब तो हमारी जो, ऐसा नहीं हम ये देखें अरे ये तो ऐसे ही होगा, अगर हम मदद कर सकते हैं, कलम, जैसे देखिए जापान, हमारे एक मित्र, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जापान के लोग एक डायरी, एक कलम रखते हैं। तो हमने क्या किया, बच्चों को जब हम गांव में गए तो हमने बच्चों को एक डायरी, एक कलम बांटना शुरू किया। जो नया नॉलेज आ रहा है, नया ज्ञान आ रहा है, उसको डायरी में नोट कर लीजिए। तो बिल्कुल कलम और बिल्कुल डायरी बच्चों को देना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि बच्चों को अगर आपको पढ़ाना, उन पे साहित्य बांटिए, भले ही वो उसे फाड़े, कुछ भी करें, लेकिन एक बार जब देखेंगे तो उनको काले काले अक्षर दिखाई देंगे, तो उन्हें लगेगा ये है क्या। जिज्ञासा ही बिल्कुल व्यक्ति को ठीक है, आगे बिल्कुल बढ़ाती आपने है, सही कहा। आगे बहुत बढ़ाती सी ऐसी बातें कही जिससे ये साफ हुआ कि कहीं ना कहीं हमको अपनी मानसिकता पे भी काम करने की जरूरत है। और अगर एक एक नागरिक एजुकेटेड होगा तो कहीं ना कहीं भारत देश गरीबी से लड़के और आगे बढ़ सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ शहडोली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद आरिफ शहडोली जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हमने इस मुद्दे पर बात की, 2030 के भारत में हम और भी कई चेहरे आपके सामने लेकर आएंगे, और उन सभी चेहरों से हम इन्हीं 3 मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।